हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये देखिए, चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार की होती हैं। नंबर एक होता है जो ये डायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चलिए अब हम लोग देखते हैं नंबर एक, डायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इस डायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे बोलते हैं? तो जिस हिंदी वाक्य का प्रारंभ क्या शब्द से होता है और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह, ये देख लीजिए प्रश्नवाचक चिन्ह है, और जिसका अंत प्रश्नवाचक चिन्ह से होता है, उस हिंदी वाक्य को डायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। तो चलिए देख लेते हैं एग्जाम्पल इसका। तो जैसे क्या राम विद्यालय जाता है, तो यहाँ देख लीजिए नियम में क्या लिखा है, जिस हिंदी वाक्य का प्रारंभ क्या शब्द से होता है। तो यहाँ देख लीजिए आपको क्या शब्द मिला, इसका प्रारंभ क्या शब्द से हो रहा है और अंत प्रश्नवाचक चिन्ह से होता है। तो देख लीजिए प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ, तो ये कौन सा हो गया, ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दूसरी वाक्य देख लीजिए, क्या वे गीत गाते हैं, तो इसमें भी देखिए क्या से प्रारंभ हो रहा है वाक्य, और क्वेश्चन मार्क से ये अंत हो रहा है इसका। इस प्रकार ये भी हो गया डायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हिंदी में मतलब होता है प्रत्यक्ष प्रश्नवाचक वाक्य। अब चलिए देखते हैं इसके अनुवाद का नियम, इसको हम अनुवाद कैसे करेंगे। तो यहाँ देखिए नियम, उपरोक्त जैसे हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद करते समय, ये जो ऊपर लिखी गई दो वाक्य है ये और ये, तो वही लिखा है, उपरोक्त जैसी हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद करते समय सर्वप्रथम कर्ता एक वचन के पहले डू, एक वचन के पहले डज, कर्ता एक वचन के पहले डज का प्रयोग करते हैं, तथा कर्ता बहुवचन के पहले और आई के पहले डू का प्रयोग किया जाता है। अभी हम आपको समझाएंगे, पहले देख लीजिए नियम में। और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जब हिंदी वाक्य में कर्ता एक वचन रहेगा तो उसके पहले आपको डज का प्रयोग करना है। अगर बहुवचन तथा आई है तो उसके पहले आपको डू का प्रयोग करना है। अब चलिए इसका अनुवाद करते हैं हम लोग पहली वाक्य का। तो क्या राम विद्यालय जाता है, तो यहाँ राम देखिए आपका सिंगुलर नंबर यानी एक वचन है, तो पहले आपको डू या डज लिखना है। अनुवाद करते समय पहले आपको इसको डू या डज लिखना है कर्ता के अनुसार। यदि कर्ता ही, सी, इट या किसी का नेम है, जैसे देखिए यहाँ राम लिखा है, तो ही, सी, इट किसी का अगर नाम रहेगा तो आपको सबसे पहले डज लिखना है। तो इसीलिए देखिए यहाँ राम है तो राम किसी का नाम है, इसलिए यहाँ पे हम लोग डज का प्रयोग किए हैं। तो पहले आपको डू या डज लिखना है। अगर कर्ता सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन यानी कि ही, सी, इट या किसी का नाम रहेगा तो आपको पहले डज का प्रयोग करना है। अगर इन चारों में से कोई नहीं रहेगा तो आपको डू का प्रयोग करना है। तो यहाँ देख लीजिए कर्ता क्या है, राम है, तो राम के पहले आपको डज का प्रयोग करना है। डज हो गया, उसके बाद आपको कर्ता लिखना है। कर्ता यहाँ पे राम है तो राम के लिए आप यहाँ राम लिखा गया है, डज राम। अब फिर यहाँ देखिए क्रिया लिखेंगे, तो क्रिया है जाना, जाना के लिए हम लगाएंगे गो। अब गो के बाद हमेशा टू का प्रयोग होता है। यदि टू के बाद कोई स्थान सूचक संज्ञा हमको लिखना है तो उसके बाद हमेशा टू का प्रयोग होगा, तो इसीलिए यहाँ टू का प्रयोग हुआ है। उसके बाद में यहाँ देखिए विद्यालय, विद्यालय के लिए हम लोग लिखेंगे स्कूल और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। तो इस पर हो गया क्या राम विद्यालय जाता है, तो इसका अनुवाद हो गया डज राम गो टू स्कूल। अब चलिए दूसरी वाक्य का हम लोग अनुवाद करेंगे। तो यहाँ देख लीजिए हमने पहले बताया यहाँ डू लगा, क्यों डू लगा, क्योंकि कर्ता ना तो ही है
ना तो सी है, ना तो इट है, ना तो किसी का नाम है। जब इन चारों में से कोई नहीं रहेगा तो सबसे पहले आपको डू लिखना है। तो यहाँ डू हो गया। अब इसके कर्ता को लिखेंगे तो वे के लिए दे। अब क्या करते हैं, गाते हैं। तो गाने के लिए आपको लिखना है सिंग। उसके बाद में क्या गाते हैं, गीत, तो ए सॉन्ग। यहाँ सॉन्ग के पहले इसलिए ए लगा है क्योंकि ये सॉन्ग आपका कॉमन नाउन है। जब कॉमन नाउन का पहली बार उल्लेख होता है तो उसके पहले ए या एन का प्रयोग होता है, तो इसीलिए यहाँ पे एन ए का प्रयोग हुआ है। चलिए फिर देखते हैं अब हम लोग इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दूसरा है हमारा इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब चलिए इसका हम देखते हैं कैसे जानेंगे कि कोई हिंदी वाक्य कब होगी इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी अप्रत्यक्ष प्रश्नवाचक वाक्य। तो जिस हिंदी वाक्य में क्रिया के पहले किसी प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग रहता है, जिस हिंदी वाक्य में क्रिया के पहले किसी प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग रहता है और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग रहता है, तो ऐसे हिंदी वाक्यों को इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। चलिए जैसे देख लीजिए वाक्य में। अब हम लोग वाक्य से नियम को समझेंगे। क्या नियम है इसका, कैसे जानेंगे। जिस हिंदी वाक्य में, ये हिंदी वाक्य है, तो जिस हिंदी वाक्य में क्रिया के पहले, ये क्रिया हो गया, जिस हिंदी वाक्य में क्रिया के पहले किसी प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग रहता है, ये देखिए ये क्यों, ये आपका प्रश्नवाचक शब्द है, इसमें भी वही देख लीजिए प्रश्नवाचक शब्द, ये क्रिया हो गई और ये प्रश्नवाचक शब्द हो गया। तो जिस हिंदी वाक्य में क्रिया के पहले किसी प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग रहता है, प्रश्नवाचक शब्द जैसे क्या, क्यों, किसे, किसको प्रयोग रहता है, और वाक्य का अंत क्वेश्चन मार्क से होता है, वाक्य का अंत क्वेश्चन मार्क से होता है, तो उसे इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। चलिए अब हम इसके अनुवाद का नियम देखते हैं। तो चलिए अब इसका हम नियम देखेंगे। तो उपरोक्त जैसे हिंदी वाक्यों का, ये जो हिंदी वाक्य लिखी गई है 1 और 2, तो उपरोक्त जैसे हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद करते समय सर्वप्रथम ये जो क्वेश्चन वर्ड है, हमको इसकी अंग्रेजी लिखनी है। उसके बाद में डू या डज का प्रयोग करना है। उसके बाद में फिर सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे हम लोग। उसके बाद में वर्ब फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर कॉम्प्लीमेंट लिखा जाता है। अब चलिए इसको हम वाक्य से नियम समझते हैं। क्या कह रहा है, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड का जो है उसका आपको मीनिंग लिखना है। तो इसमें देखिए क्या है क्वेश्चन वर्ड क्यों, तो सबसे पहले आपको इसी की अंग्रेजी लिखनी है। तो क्यों की अंग्रेजी क्या होती है, व्हाई, तो व्हाई हो गया। अब उसके बाद में हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ देखिए डू या डज का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ देखिए डू लिखा है, डू का प्रयोग होगा। क्यों डू का प्रयोग होगा, हमने अभी आपको पहले बताया, जब कर्ता सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन यानी कि ही, सी, इट और किसी का नाम, जब इन चारों में से रहेगा तो आपको डज नॉट का प्रयोग करना है। अगर इन चारों में से नहीं है कोई तो आपको डू का प्रयोग करना है। तो यहाँ आप कर दिए डू। डू क्यों लगा, क्योंकि यू जो है ये सेकंड पर्सन है और हमको डू डज का प्रयोग कहाँ कहाँ करना है, ही, सी, इट या किसी नेम। जब ये चारों रहेगा तब हमें डज का प्रयोग करना है। तो यहाँ डू इसीलिए लगा है। उसके बाद में फिर लिखेंगे ज़्यादा की अंग्रेजी लिखेंगे। यहाँ देखिए सब्जेक्ट हो गया, यू हो गया सब्जेक्ट। उसके बाद में वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ये जो क्रिया लिखी है उसका फर्स्ट फॉर्म लिखना है। तो क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लिखें, जाते हैं के लिए आपको लगेगा गो। उसके बाद में फिर क्या, ऑब्जेक्ट लिखना है, तो विद्यालय, तो टू स्कूल। उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट अगर दिया है तो लिखेंगे, नहीं दिया है तो नहीं लिखेंगे। उसके बाद फुल हम लोग क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कर देंगे। इस प्रकार पहली वाक्य का अनुवाद हो गया। अब चलिए दूसरी वाक्य का अनुवाद हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन वर्ड का जो है मीनिंग लिखना, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखना है। तो यहाँ क्यों के लिए लगेगा आपका व्हाई। व्हाई के बाद आपको डू या डज का प्रयोग करना है। तो आपको सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज का प्रयोग करना है। तो यहाँ देख लीजिए ही, सी, इट या किसी का नाम। अब यहाँ देखिए किसी का नाम आ गया, चारों में से एक आ गया, आपको किसी का नाम मिल गया, इसलिए आपको यहाँ आपको क्या लगाना है, डज। तो डज हो गया।
व्हाई डज सीता, उसके बाद में क्या करती है, बनाती है। इसके बाद में आपको सब्जेक्ट के बाद क्रिया लिखना है। तो क्रिया हो गया बनाती है, बनाती के लिए कुक हो गया। फिर क्या बनाती है, ऑब्जेक्ट अब आपको लिखना है इसके बाद। तो क्या बनाती है, खाना। तो यहाँ हो गया फूड। फिर उसके बाद में क्वेश्चन मार्क, इसमें कॉम्प्लीमेंट दिया नहीं है। तो इस प्रकार हो गया कि व्हाई डज सीता कुक फूड, सीता खाना क्यों बनाती है। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।